मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। वो ऑपरेशन सिंदूर वाला माहौल दिखता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं होगी, उससे तो कुछ नहीं निकला। इतनी ज्यादती मत कर दीजिए कि एक बाप मजबूर हो जाए अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा दे। देखने वाले ये देखते हैं कि इसके बाप ने अपने जिस्म को जला दिया, और इससे और ज्यादा यहाँ नौजवानों में एलिनेशन बढ़ जाता है। अक्सर उनके बयान ऐसे होते हैं जैसे आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं, तो उनको तय करना पड़ेगा भाई इस लड़ाई में, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में वो कहाँ खड़े हैं। कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं या आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय करती रही है, वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है। नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिले। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने एमडी किया है, किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे। वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी अगर दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विवादास्पद बयान दिया है। महबूबा ने कहा, आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। आपने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार में कितने लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अगर एक पढ़ा लिखा युवा, एक डॉक्टर अपने शरीर पर आरडीएक्स बांधकर खुद को और दूसरों को मार डालता है, तो इसका मतलब है कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वोट तो पा सकते हैं, लेकिन देश किस ओर जा रहा है, यह बात कही है महबूबा मुफ्ती ने। और इसी से जुड़े हैं हमारे आज के सवाल। दिल्ली ब्लास्ट पे कश्मीर की जनता को कौन भड़का रहा है? आतंकी कनेक्शन को लेकर कश्मीर को कौन बदनाम कर रहा है? लाल किले पे ब्लास्ट में इतने डॉक्टर कैसे शामिल हो गए? और इसी पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे इस पैनल में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार और अतीकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या किसी राजनीतिक दल की नेता को इस तरह का बयान देना शोभा देता है, ये सब जानते हुए कि कश्मीर के लिए किस पैमाने पे कि वहां पर विकास हो, वहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वहां पर नई इन्वेस्टमेंट आए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही हो, पूरी ताकत से काम किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, मैं इन्हें राजनीतिक नेता नहीं मानता। मैं इन्हें लगातार एक फेनेटिक्स की स्पोक्स पर्सन मानता हूं। अभी भी जो ये बयान दे रही हैं कि जो कश्मीर में उत्पीड़न हो रहा है उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई दे रही है, उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई दे रही है। क्या बोल रही है ये? पड़ोसियों के साथ सही रहो, हमेशा पाकिस्तान परस्तों को ये बात करती है। तभी इसने पाकिस्तान को अपील की है कि तुम आतंकी मत भेजो, आतंकी मत बनाओ, तभी की है इसने। इसकी जगह जेल है। और एक चीज मैं आपको एक बहुत स्पष्ट कर दूं आपके लोगों के सामने और ऑडियंस के सामने, दुनिया भर का इतिहास ये बताता है कि आतंकवाद खत्म नहीं किया जा सकता। हमारी बहुत सक्षम सेनाएं हैं, बहुत सक्षम एजेंसीज हैं, बहुत मजबूत सरकार है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन
जब उसके सपोर्टर, ओवरग्राउंड सपोर्टर, लोकल लोग रहेंगे वहां पे, लोकल स्लीपिंग सेल रहेंगे वहां पे, धार्मिक कट्टरता के नायक आपके यहां कोई बोल रहे थे अभी कि डॉक्टर मजबूर हो गया आपने तो बम से उड़ाने को। अरे डॉक्टर मजबूर नहीं हुआ, ये वो मानसिकता है जो कट्टरपंथी, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो कट्टरपंथी पूरों के पास भेजने के लिए कहते हैं शहीद हो जाओ, ये उस मानसिकता के शिकार है। वो उस्मामा मेडल लेजेंडरी इंजीनियर था, उस पर क्यों नहीं बोलती कि उसने जो दुनिया भर के अंदर फैलाया था आतंक उठा करके। क्या तमाशा करते हैं ये लगातार इस चीज को लेकर के। प्रोफेसर और कपिल ऊपर से- कुमार ये तो डॉक्टर बने साहब, इन्हें तो वो सारी सुविधाएं मिली तभी तो यहां तक पहुंचे। देखिए ऐसा है, आप कितनों को भी कितनी सुविधाएं दे दीजिए, आतंकी कोई एक व्यक्ति नहीं है। कट्टर आतंकी जो है ये एक मानसिकता है, और इस मानसिकता में ये पैदा किए जाते हैं। एक बात मैं और बता दूं, आप पाकिस्तान हमसे डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकता, जितने युद्ध जीता है उतने हारा। तो वो आतंक का आसान तरीका है उसको, क्योंकि उसमें उसका पैसा भी खर्च होता है कम गोलाबारी के ऊपर, सिर्फ माइंड ब्रेन वॉश करना है लोगों को और करवाना है, और वो करेगा। और अब उसके साथ बांग्लादेश भी साथ है और CIA भी साथ है उसके अंदर। अब देखिए ना कि दुनिया के अंदर कोई इतना बेशरम प्रेसिडेंट हो सकता है कि जिस देश ने उस्मामा बिन लादेन को इतने साल तक पनाह दे करके रखा, आज वही अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे हाथ मिला के खड़ा है मुनीर के साथ में। तो ये तो पूरी साजिश जो है कि जो नहीं चाहते कि भारत एक शक्ति के रूप में उभर करके आए, भारत एक मजबूत देश रहे, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, भारत को नष्ट करो। बिल्कुल। और हमारे प्रोफेसर आंतरिक कपिल कुमार साहब, मेजर जनरल GD बख्शी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव साहब भी। जनरल बख्शी, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन आपका न्यूज नेशन के मंच पे महबूबा मुफ्ती का ये बयान देना। आप देखिए क्या स्थिति है कि एक तरफ इतने बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स जो हैं वो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, और उनके पक्ष में इस तरह का बयान देना। देखिए साहब, वो जो थे डॉक्टर, उनके माँ बाप जब टीवी कैमरे वहाँ पहुँचे तो वो रो रहे थे कि साहब हमने अपना पेट काट कर इनको पढ़ाई कराई इस उम्मीद में कि ये फैमिली के लिए कुछ करेंगे। फिर साहब उनको फ्री में, फोकट में उनको सीटें मिली माइनॉरिटी होने के नाम पर। यहाँ पे जो आपका कॉलेज था, फ्री में मेडिकल करा, ये करा, 6 लाख रुपए की नौकरी महीने की कर रहे थे, और कुछ नहीं सूझा तो मतलब दुनिया को मारेंगे, बम बनाएंगे। डॉक्टर बन के जो कि दुनिया की जान बचाते हैं, वो जान बचाने के बजाय लोगों को मारने वाले डॉक्टर बन गए साहब। एक डॉक्टर साहब तो जो वो पॉइजन है, क्या बोलते हैं आपका, कैस्टर ऑयल से जो बनता है, कैस्टर ऑयल से राइसिन, वो बना रहे थे जिसका कोई इलाज नहीं। मास डिस्ट्रक्शन। जनरल बख्शी बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि वो जो है वो उल्टा मौत के सौदागर बन गए डॉक्टर जो औरों की जान बचाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, शपथ खाते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, वही वो बन गए। और यहाँ पे लोग हैं साहब जो उनके नाम पे सफाई दे रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि साहब ये तो बहुत गरीब लोग हैं, ये जो टेररिस्ट होते हैं ये मजबूरी के मारे होते हैं, खाने को होता नहीं, पीने को होता नहीं, इसलिए टेररिस्ट बनते हैं। अबे 6 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, तुम्हें टेररिस्ट बनने की क्या जरूरत थी भाई? तुम तो अपने परिवार वालों ने, जिन्होंने पेट काटा था तुमको पालने पोसने में, तुमको पढ़ाई कराने में बेसिक, उनकी ख्याल करते, औरों का नहीं करते तो उनका तो करते, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का। वो सारे भूल भाल के साहब ये यहाँ पे बम उड़ाने चले,
कि आम जनता को, भोले भाले निहत्थे लोगों को, औरतें बच्चों को, बूढ़ों को आप मारेंगे साहब। और बड़ी क्या अकलमंदी की चीज है ये, क्या ये जाहिलियत की ये सोच है, यू नो। ये तो आइडियोलॉजी साहब बहुत सड़ी हुई आइडियोलॉजी है, क्योंकि ये वो आइडियोलॉजी है जो कि जिहाद की आइडियोलॉजी नहीं किया जा सकता। ये जो जहर दिमाग बिल्कुल में नहीं भरा, जस्टिफाई किया जा सकता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 बहुत साफ कहती है कि नो कॉज इन द वर्ल्ड कैन जस्टिफाई द यूज ऑफ द टैक्टिक ऑफ टेरर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आप जस्टिफाई कर सकते। ये हुआ, वो हुआ, ओरिजिनल कॉजेज, ये सब बकवास है। बिल्कुल बकवास है। मेरे साथ जनरल बख्शी, बात वीरेंद्र है कुमार मानसिकता सोनू साहब जुड़ दरिंदों चुके की। हैं पीडीपी से, खुदी। अतीकुर रहमान साहब मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और सुशील पंडित साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र कुमार, सोनू साहब, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता इस देश में। अगर आपको डॉक्टर बनने को मिला, डॉक्टर कौम को क्या माना जाता है हमारे देश में? सबसे ऊंचा पेशा माना जाता है जो लोगों की जान बचाते हैं। अगर ऐसे लोग गद्दार निकल जाएं, देश के खिलाफ देश को दहलाने की कोशिश करें, उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये टेररिस्ट हैं। देखिए, ऐसे है कि मैं सबसे पहले तो ना कोई उनको जस्टिफिकेशन करेगा और ना ही कोई भारत का नागरिक जो है इसकी उनकी कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेगा। जो दिल्ली में हुआ वो दिल दहलाने वाली बात है। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में जो लोग उसमें दुनिया से चले गए, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, और जो लोग जख्मी हैं वो जल्द ठीक होकर अपने घर पर पहुंचे। अभी आपने कहा कि डॉक्टर को क्या कहते हैं, मेरी नजर में इस दुनिया में भगवान के पास अगर कोई दूसरा नाम है तो वो डॉक्टर है। क्योंकि आदमी जब बीमार होता है तो एक डॉक्टर है जो उसका इलाज करके उसको बचाता है। लेकिन जब डॉक्टर लोग इन कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नहीं, लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं, बार-बार कहते हैं वीरेंद्र कुमार, सोनू साहब, अगर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि एक पढ़ा लिखा युवा, एक डॉक्टर अपने शरीर पर आरडीएक्स बांधकर खुद को और दूसरों को मार डालता है, तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? किसने कहा आप अपने शरीर पे आरडीएक्स बांधो? किसने कहा आपसे आप निर्दोषों को मारो? हम महबूबा मुफ्ती जी का पूरा बयान आप सुनिए। उन्होंने नौजवानों से कहा भी आप किस काम पर जा रहे हो, जान देने और लेने के मसले से कोई मसला हल नहीं होगा। आप पढ़े लिखे, अगर देश का पढ़ा लिखा नौजवान डॉक्टर और नौकरी करता डॉक्टर अगर ये काम कर रहा है, भाई महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा है, पूरा बयान आप नहीं सुनते। अब एक लाइन, हम किसी का जस्टिफिकेशन यहाँ नहीं कर रहे। नहीं तो फिर ये क्या देना, क्या बातें कर रहे हैं सोनू साहब? उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा क्यों कर रहा है यूथ, इस पे आप नजर डालिए, इस पे आप सोचिए। हम यही कहते हैं कि ऐसे हालात क्यों बन गए। अरे ऐसे हालात, आप क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे हालात मतलब ऐसे हालात मतलब इनके सामने कौन से हालात थे, मुझे बताइए। देश की पॉलिसीज का फायदा उठा के ये डॉक्टर बने हैं। हरियाणा से, तो सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना। हरियाणा से एक लड़की एमडी करने के लिए आई है अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में, आज क्यों अरेस्ट है इस केस? हम कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जिसने गन उठाई है, जो देश के खिलाफ है, हम सब उसके खिलाफ है। जो मजलूमों की, जो आम आदमी की हत्या करेगा उसको कौन जस्टिफिकेशन करेगा? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज आप देखिए, लेकिन आप सवाल क्यों उठा रहे हैं कि उन्होंने आरडीएक्स क्यों बांटा? ये सोचने का विषय है। तो बिल्कुल कहेंगे, तो क्या नहीं, इसमें क्या सोचने का विषय, मुझे बताओ। हम तो उसके खिलाफ जाएंगे ना कि जो आपने किया वो गलत किया है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, हम क्या कहें? अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, क्या कहें? बताइए, आप बताइए क्या कहें? हम तो उनको कंडेम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया वो गलत है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आज आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, टीवी चैनलों पर बैठकर कोई धर्म नहीं है, इस समस्या को नहीं हल कर सकते। तो आज जो समस्या है, समस्या का समाधान कीजिए। हम इनके सख्त खिलाफ हैं। जो दिल्ली में हुआ, अरे क्या बातें कर रहे हैं आप? की जाए वो कम है। अगर कश्मीरी पंडितों ने बंदूक उठा ली होती, सोचिए क्या होता, जिनका कत्लेआम किया गया जम्मू कश्मीर में। कभी सोचिए उनके बारे में। हरियाणा की लड़की डॉक्टर अनंतनाग में आकर वो आज इस केस में इन्वॉल्व है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? क्यों ऐसी रात बन चुकी कि एक डॉक्टर जो है वो इनका ऊपर लगी है?
आप देखिए ना, ये एक बड़ी सुशील पंडित साहब, आप मुझे बताइए, हम सब देश के साथ इस तरह का शर्मनाक बयान देना, जब ये लोग पूरे देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे, ब्लास्ट में कितने निर्दोष लोगों को मार दिया, और आप कह रहे हैं कि साहब कोई तो परिस्थितियां रही होंगी। ओ भाई मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, पहले सुन तो लो, बयान तो पूरा सुन लो। हम कह रहे हैं जो दिल्ली में हुआ वो देश के खिलाफ साजिश है, उनके खिलाफ है जिन्होंने दिल्ली में ये काम किया, उनको सख्त से सख्त कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। झूठ बोल रहे हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कोई नहीं बेचारा। हम ये कहते हैं, अब बात को समझिए कि इन हालातों तक हम क्यों पूछे कि एक डॉक्टर आज गन उठा रहा है। मैं कह रहा हूँ जो हरियाणा की लड़की अनंतनाग में जो एमडी करने के लिए आई है, डॉक्टर है, मेरी बहन है, डॉक्टर है वो, आप मुझे बताइए वो भी उस केस में अगर इन्वॉल्व है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो प्लीज करेगी। आप मुझे बताइए, आप आतंकवाद को धर्म बता सकते हैं? नहीं बता सकते। जिसने गन उठाई है वो देश के खिलाफ, उन सब लोगों के खिलाफ। ठीक है पंडित साहब, सुशील पंडित साहब बोलिए। देखिए, मैं अपने सोनू जी को ये याद दिला दूं कि ये 350वां साल है नवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान का जी। उन्होंने अपने प्राण दिए, किसी के प्राण लेने के लिए नहीं। हम कश्मीरी हिंदुओं के तिलक और जनेऊ बचाने के लिए उनको हिंद की चादर कहते हैं, है ना। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। आपको मैं नहीं समझा सकता। आपका स्वरूप दुनिया को, अब थोड़ा चुप करके शांति से, धैर्य से वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, ये भाषा सही नहीं है। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार, इस तरह पर सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। एक मिनट प्रोफेसर कपिल कुमार, ये भाषा सही नहीं है। देखिए, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब हमारे मेहमान हैं। ये आप इन जिहादियों को बात कर रहे हैं, तो जिहादी आके हमें बकवास कर रहे हैं टीवी के ऊपर। मेरा दादा शहीद हुआ 47 में देश के लिए, तेरा कौन शहीद हुआ है? बकवास करते हो, चैनल पे बैठ के जिहादी बोलते हो। चुप कर रहा है, दफा करो ऐसी आदमी को चैनल से बात। अरे चुप कर, ये बकवास करेंगे। बहुत सह दिया तुम लोगों को, बहुत सह दिया तुम लोगों को, तुम जैसे गद्दारों को इस देश के, बहुत सह दिया तुम्हारे जैसे गद्दारों को। नहीं सहेगा हिंदुस्तान तुम जैसे गद्दारों को। प्रोफेसर कुमार, एक मिनट, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब हमारे साथ हो गए। सुशील पंडित साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, इशू ये है कि जब महबूबा मुफ्ती जी को आपने सुना, उनके कहे हुए को अब सुधारने का वक्त नहीं है। सोनू साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो उनके प्रवक्ता हैं, तो वो उनकी बात पे अब कढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे कुछ फट गया है तो उसकी सिलाई कर रहे हैं। जरा आत्मा में भीतर झांक के देखिए, शहीदी पर्व सिर्फ अरदास करने, मत्था टेकने के लिए नहीं होता। उन्होंने जो अपने प्राण दिए, शीश दिया, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला के साथ जो अत्याचार हुए, जिन हालातों में हुए, उनको थोड़ा मन में रखने की और उस महान बलिदान को याद करने की आज जरूरत है। उन्हें हिंद की चादर इसलिए नहीं कहते कि वो अपने साथ 50 और लोगों को मार के मरे। ऐसे ही आतंक के खिलाफ उन्होंने अपना शीश दिया, इसी जुल्म के खिलाफ, इसी बर्बरियत के खिलाफ। आप आज देखिए, जितना भी डेवलपमेंट आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, धैर्य से सुनिए। मैंने भी आपको बहुत ध्यान से सुना, आप प्लीज बोलिए, आपको टोका नहीं बीच में। तो महबूबा मुफ्ती इस वक्त मानो मुंह चिढ़ाते हुए कहती है कि आप तो कश्मीर ठीक करने चले थे, हमारी आवाज तो अब दिल्ली तक पहुंची है। यह है कश्मीर की आवाज, कि लोगों को, निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों के चीथड़े उड़ा दें, उनके बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े उड़ा दें, पहचानने लायक ना रहें। यह है कश्मीर की आवाज, यह है डॉक्टरों का काम। और इस तरह आप कहेंगे कि कश्मीर का मसला अब गूंजा है लाल किले की दहलीज पे, ठीक है, इस तरह कहते हैं। ठीक है। सुशील पंडित साहब, विवेक श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी। जी देखिए, मैं सुन रहा था पूरे वक्तव्य को। इसको हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं सुशील पंडित यहां पर। शायद इनको याद नहीं है कि गुरु गोबिंद सिंह जी जब लड़े थे तो उनका साथ देने वाले मलेरकोटला के मुसलमान थे। जरा जाएं और इतिहास को पढ़ें।
तो कृपया करके पहले तो इसको धार्मिक और कम्युनल रंग ना दें। दूसरी बात, आतंकी कोई धार्मिक और कम्युनल रंग नहीं दे रहा है। एक सेकंड, आप अगर जानते हैं कि उनके 4 साहबजादों को में से 2 को दीवार में क्यों चुनवाया गया था, गलत था, लेकिन 1947 के बाद क्या शर्त रखी थी उनके लिए? क्या शर्त रखी थी? 6 साल और 9 साल के साहबजादा 500 साल पहले चले जाइए, 1000 साल पहले चले जाइए, डजंट मेक सेंस। मेरा देश 1947 में आजाद हुआ। अभी क्या है, इतिहास से लेके आज जो वर्तमान की चुनौती है वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी है। पंडित साहब, विवेक श्रीवास्तव साहब, आज की चुनौती ज्यादा बड़ी है हमारे सामने। मैं वही कह रहा हूँ, 1947 में देश आजाद हुआ, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस, लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस। आप उसके 1947 में आपने 4 भेजे थे पाकिस्तान को, एक करके सर। प्रोफेसर कपिल कुमार, 1 मिनट, विवेक श्रीवास्तव साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं जनरल बख्शी के पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव साहब, श्रीवास्तव जी के बाद एक हमारे साथ 1 सेकंड सर, अभी वी हैव अ वेरी एस्टीम्ड पैनलिस्ट, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्रोफेसर कपिल कुमार, बहुत ही एस्टीम्ड, बहुत ही लर्नड आदमी है। जो रिसर्च प्रोफेसर साहब ने इतिहास में करा है, मैं उसको बहुत ही ज्यादा तरजीह भी देता हूँ, इज्जत भी देता हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं जो कहना चाहता हूँ इसको सुनिए आप। इसकी पैरेलल एक और चीज जिसके खिलाफ हम डिबेट करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, वो नक्सलवाद भी है। और सीपीआई और सीपीएम ने हमेशा कहा है कि वायलेंस इज रॉन्ग, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर हमले गलत हैं। नक्सलवाद अगर वायलेंस और गन का रास्ता अपनाता है वो गलत है। लेकिन साथ में सीपीआई और सीपीएम दोनों ने यह भी कहा है कि आपको इस वायलेंस के रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि वो क्या कारण है सोशियो पॉलिटिकल, जिसकी वजह से युवाओं को बंदूक उठानी पड़ती है। और जब तक आप सोशियो पॉलिटिकल कॉजेस को नहीं पता करेंगे, तो आप कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नो रूट कॉज जस्टिफाइज टेरर, नो रूट आतंकवाद को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता साहब। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपके साथ ये हुआ इसलिए आप इस रास्ते में चले गए। नो रूट कॉज जस्टिफाइज वायलेंस। एक मिनट विवेक जी का जवाब देना चाहूंगा, एक लाइन। हाँ, प्रोफेसर कपिल कुमार बोलिए प्लीज जी। हाँ बोलिए विवेक जी देखिए, ये बड़ी पुरानी सोच है जो आपने सोशियो पॉलिटिकल वाली बात की। सही है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये जो आज का आतंकवाद है केवल ये सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है। ये वर्ल्ड वाइड जो फिनोमिना चल रहा है कि इंग्लैंड में रेपिस्ट गैंग घूम रहे हैं, मिशिगन सिटी इस्लामिक सिटी अलग बन रही है, तमाम जगहों पे शरीयत मांगी जा रही है। और एक बात आप भूल गए हैं विवेक जी कि 4 बड़े कॉमरेड सीपीआई के गए थे पाकिस्तान 1947 में, पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए। उनका क्या हाल किया था पाकिस्तान में, उनका क्या हाल किया था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देखिए यहां कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं कर रहा है। मैंने सबसे पहले बोलते हुए ये कहा कि मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा, मैंने आतंकवाद की मानसिकता की बात की, उन कट्टरवादियों की बात की जो कट्टरवादी उस मानसिकता से ग्रस्त होकर के लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर की, वो सोनू बोल रहे थे। मुझे एक बात समझाएं, आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी थी श्रीलंका की, जहां पे एक डॉक्टर जो है वो दूसरे धर्म के जो पेशेंट आती थी उनको पास बना देता था ऑपरेशन कर करके। आपने वो नर्सों का स्टेटमेंट नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो दिया गया। तो ये सवाल इस समय हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सवाल इस समय ये है कि एक धर्म के नाम पे कट्टरता करके। प्रोफेसर कपिल कुमार, अगर यही मापदंड होता तो कश्मीरी पंडितों के साथ इतना कत्लेआम हुआ साहब, उन्होंने भी बंदूक उठा लेनी थी, वो भी बम बांध लेते। कब तक कोई एक आज का उदाहरण देख लीजिए, आज ही का उदाहरण देख लीजिए विवेक जी, आज का उदाहरण देख लीजिए। 1 मिनट, बांग्लादेश के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आज शेख हसीना को सजा दी, ठीक है? मुझे मालूम है, सेंटेंस टू डेथ दिया है। एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ये नहीं दिखाई देता कि जिस यूनिस के अंडर में हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो क्रिमिनल नहीं है, वो बड़े महान कार्य कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निष्पक्ष होकर के देखिए। मैंने पहली बात ये कही कि आतंकवाद को कोई, ठीक है। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू साहब भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, पहले तो आप नाराज मत होइए, हम विचारों पे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, महबूबा मुफ्ती का यह कहना कि कश्मीर की परेशानी लाल किले में गूंज रही है, इसका क्या मतलब है, आप मुझे ये बता दीजिए बस। देखिए ऐसे है, सबसे पहले मैं सभी से कहता हूं कि किसी के पास कोई हक नहीं है किसी को जिहादी कहने का।
देखिए ये मेरे लिए माँ बहन की गार है जो अभी इन्होंने चैनल पे मुझे दी है। मैं अपने बारे में पहले बता दूं, मेरी सुनिए, सुन लीजिए पहले, सुनिए। मेरी फैमिली 47 में माइग्रेंट हुई है पीओके से। मेरे दादा ने जंग लड़ी है इस मुल्क के लिए, ठीक है। हम प्रो इंडियन है, और जो आदमी हमें जिहादी कहेगा तो गुस्सा मेरा वाजिब है, नंबर 1। नंबर 2, सुनिए, आप इस चीज का सवाल केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, होम मिनिस्ट्री से पूछिए कि कैसे दिल्ली में 32 किलो RDX लेके गाड़ी 32 घंटे वहां घूमती रही, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? भेजा था कश्मीर से, फोर्सेस वहां क्या कर रही थी? देश की इंटेलिजेंस है, हम सब देश के साथ। आपके जो ओवरग्राउंड है ना वहाँ पे आतंकी, तो यार इसको बंद कराओ यार, ये क्या डॉक्टर कश्मीरी था, इसको बंद कराओ। कश्मीरी डॉक्टर क्यों लेके आया था ये बता दो ना। प्रोफेसर कपिल कुमार, एक बार हमको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। एक बार बता दो ना, कश्मीरी क्यों लेके आया था? प्रोफेसर कपिल कुमार, एक बार सोनू सिंह साहब को अपनी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद नहीं, का। सोनू सिंह साहब आपकी बात सही है, लेकिन ये कह देना कि कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है, इसका क्या मतलब है सोनू सिंह साहब? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ इसका मैं बताता हूँ। हमने कल भी हमारी पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, उसमें हमने रेजोल्यूशन लाया कि जो लाल किले पे हुआ, जो दिल्ली में हुआ, उसकी पूरी पार्टी सख्त कंडेम कर। और हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया, जिन भी लोगों ने ये काम किया, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनको कोई शेल्टर नहीं दे रहे। हम ये कहते हैं कि आप आज समझिए, ये जो कहा गया था कि आतंकवाद हमने खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर ला दिया, युवा ने पत्थर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो एक डॉक्टर ने अगर आज गन पकड़ी है तो उसके पीछे के कारण सोचने पड़ेंगे ना। बताइए इसमें हम क्या गलत सर? मैं वही तो कह रहा हूँ, से कहना आप चाहते हैं, एक बात मुझे बताइए, हम सब आतंकवाद के खिलाफ हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? पूरे देश का सेंट्रल पूल का 1% जो है वो आज जम्मू कश्मीर के विकास पे खर्च हो रहा है। जम्मू कश्मीर देश की आबादी का 1% है, लेकिन सेंट्रल पूल से 10% बजट जाता है, क्योंकि देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर के भाई लोग बहुत तरक्की करें, वहां प्रॉस्पेरिटी आए, है ना? और उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? उसके बदले लाल किले में हमारे निर्दोष लोग मांगे जा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूं। पूरा देश आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुआ पड़ा है। पूरा देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से आगे बढ़े, पूरा देश चाहता है कि वहां गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो, और हमें क्या मिल रहा है? वापस हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि हम सब मिलिटेंट हैं? आपसे मिलिटेंट नहीं कहा, लेकिन जब आप ऐसा बयान देंगे कि कश्मीर की गूंज लाल किले में सुनाई दे रही है, तो मुझे सवाल पूछना पड़ेगा सर। जो आदमी मुझे जिहादी कह सकते हैं, उनकी मानसिकता कैसी होगी? सर सर आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं सर, चाहे कोई भी हो जी। वीरेंद्र साहब आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। बट आप ये जो आपकी लीडर हैं उनके इस स्टेटमेंट का हम खंडन करते हैं साहब, ये बहुत गलत बात है। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस तरह की सोच क्या है? चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या हुसैन दलवाई हो, कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो जो इस तरह के बयान देता है, उसको हम क्या कहेंगे? रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सोनू साहब मैं आऊंगा अभी आपके पास, रहमान साहब का वक्त है। रहमान साहब, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ये बताइए, मुझे ये बता दीजिए पहले, इनके लिए आपके क्या रिमार्क्स है प्रोफेसर साहब के लिए कि जिन्होंने मुझे चैनल पर बैठ के जिहादी किया? अतीकुर रहमान साहब आप प्लीज बोलिए। जी देखिए साहब, 0.00% भी अगर कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत पेश कर रहा है तो गलत है। आज सबसे बड़ा सवाल मुसलमानों के अंदर का सवाल है कि आखिर इतने प्रोफेशनल्स इस तरह से दहशतगर्दी की तरफ क्यों जा रहे हैं। मैं हमेशा से बीजेपी का मुखालिफ रहा हूं, बीजेपी को मैंने गलत कहा है, बीजेपी आरएसएस को कंडेम किया है, लेकिन वक्त होता है। हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, देश की हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आह्वान करूं कि हथियार उठाओ और मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारो, जिसकी इजाजत कोई ह्यूमन बीइंग नहीं दे सकता है, कोई धर्म नहीं दे सकता है। और इस्लाम का, क्योंकि मैं रिसर्चर हूं ऑन इस्लामिक स्टडीज,
तो इस्लाम तो कतई तौर पे इसकी इजाजत नहीं देता है। अल्लाह बहुत सख्ती से निपटता है उन लोगों के साथ में जो अपने ही लोगों को, अपनी ही इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए चले हैं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यहाँ ये पर क्यों ये कहा है, जाता है कि देखिए, कश्मीर की सभी आवाज सम्मानित लाल हमारे किले में पैनल पर सुनाई दी। लोग हैं, मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती ने ये जो बात कही है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि ये लाइन जो उन्होंने कही है, ये आप प्रधानमंत्री को लिख के भेजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख के भेजिए, आप अपनी असेंबली में, पार्लियामेंट में ये डिस्कस करिए। पब्लिक में ये बात बोलने का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स लूटना चाहती हैं। ऐसा ही वक्तव्य अब्दुल्ला जी भी देंगे, उमर अब्दुल्ला भी देंगे, किडवाई साहब भी देंगे, मुस्लिम, क्योंकि उनको, वो पॉलिटिशियंस हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अपने अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखें, जीते और अपनी मलाई खाएं। हमको उस दलील में पढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना ख्याल है। हम पैनलिस्ट को ये चाहिए, जो सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं, हम एड्रेस करें इनके मास्टरमाइंड्स को कि ये नौजवानों को इनके मास्टरमाइंड वर्गला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लालच दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर। बिल्कुल। जनरल बख्शी, मैं आपको लाना चाहूंगा। जनरल बख्शी, वो गलत है। अब सवाल इसी बात का आता है कि कौन ये रेडिकलाइज कर रहा है इन लोगों को। हमारे लिए उससे भी बड़ा चैलेंज है। एक तरफ देश के भीतर ये डॉक्टर हैं, दूसरी तरफ इनको रेडिकलाइज करने वाले दिमाग है। डॉक्टर जनरल बख्शी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग गए थे, डॉक्टर मुजम्मिल और मुदस्सर, ये लोग गए थे इस्तांबुल, तुर्की। वहाँ उकासा नाम का कोड वर्ड जो था, वो कोड नेम उकासा इनका हैंडलर इनको मिला। कम्युनिकेशन के ज़रिए सेट किए, टेलीग्राम चैनल, डायलॉग चैनल, पता नहीं कितनी सारी ये जो बहुत ही सिक्योर चैनल्स हैं, उस पे पूरी कम्युनिकेशन इनकी हुई। पैसे की बातचीत वाया दुबई, वाया बिटकॉइंस, ये सब हुई। कुछ लोग इनमें से सेल्फ रेडिकलाइज हुए। देखिए, मैं जो हमारे रहमान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल उससे मैं एग्री करता हूं कि नथिंग इन द वर्ल्ड कैन जस्टिफाई द यूज ऑफ टेरर। नो कॉज इन द वर्ल्ड, चाहे आप कितना भी रॉन्ग फील करें, आपको इजाजत नहीं देता कि आप निहत्थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े मार डालें। इट डज नॉट गिव यू एनी जस्टिफिकेशन टू किल रैंडमली। कुरान शरीफ कहती है कि एक भी मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये तो हजारों लोग मारने उतर पड़े थे साहब, और ऊपर से डॉक्टर कहते हैं अपने आप को। मेरा लेकिन अपने जो मेरे मुसलमान भाई हैं उनसे यहाँ ये कहना है कि जनाब, मॉडरेट मुस्लिम कम्युनिटी को विल हैव टू स्टैंड अप। जो शरीफ लोग हैं मुसलमान, दे विल हैव टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड एंड कंडेम दिस, जैसा कि अभी अतीकुर रहमान साहब ने कंडेम किया है। जब तक इनकी अपनी सोसाइटी कंडेम नहीं करेगी, अपनी इनकी जो बिरादरी कंडेम नहीं करेगी, ये तो सिलसिला चलता जाएगा। ये तो साहब बस कोई ना कोई बहाना वो दिया जाएगा कि ये हुआ, वो हुआ, हम जस्टिफाइड हैं। आप जस्टिफाइड हैं, आप डॉक्टर हैं, आप दवाई बनानी चाहिए, दवाई बांटनी चाहिए। आप राइसिन का जहर, जिसका कोई इलाज नहीं, वो बना रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में। वो आप पानी के सिस्टम में डाल के हजारों लाखों लोगों को मारना चाहते हैं। दिस इज केमिकल वॉरफेयर, दिस इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जो कि आउटलॉड है। टेररिज्म इटसेल्फ इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन अब टाइम आ गया है कि हाउ लॉन्ग विल द मुस्लिम कम्युनिटी सफर सच पीपल? बिल्कुल। वाई डोंट दे स्टैंड अप एंड कंडेम? जब पैलेस्टीन की बात हुई तो हजूम सड़कों पे निकल आया, तो आज क्यों नहीं निकल रहा इसको कंडेम करने? क्यों नहीं हमारे मुसलमान भाई बहन आ रहे सड़कों पे कि वी कंडेम दिस, हम एक्सेप्ट नहीं करते? ओके, अतीकुल रहमान साहब, जनरल बख्शी अतीकुल रहमान साहब जवाब देना चाह रहे हैं। ये बात सही है अतीकुल रहमान साहब की मुस्लिम समुदाय को ही आगे आना पड़ेगा। इन लोगों के अंदर ये डर होना चाहिए कि आपका समुदाय आपसे नफरत करेगा करके।
ये समुदाय की समस्या है ही नहीं। जी शुक्रिया जनरल बख्शी साहब। जनरल साहब समुदाय छोटा की सा समस्या पॉइंट ऑफ थोड़ी व्यू है। इसी से रिलेटेड मैं आ रहा हूं सर, विवेक जी आ रहा हूं, बोलिए रहमान साहब। देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बहुत अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब हमने पाकिस्तान को दिया और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी दुनिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। उन रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर ओवैसी साहब भी थे, सुप्रिया सुले जी भी थी और बहुत सारे अलग शशि थरूर साहब थे, बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स थे। बख्शी साहब, मेरा सिर्फ इतने सोच है, जो एक्सरसाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पेश की पूरी दुनिया के अंदर, क्या ये काम हम डोमेस्टिकली नहीं कर सकते हैं? क्या यही ओवैसी साहब, यही शशि थरूर साहब और सुप्रिया सुले जी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर से बात नहीं कर सकती हैं कि क्या हो रहा है, कहां गलत जा रही है मुस्लिम सोच, क्या बात है? धर्म के नाम पर इस तरह से हथियार उठाने की शिक्षा हमारे यूथ को कौन दे रहा है? ये बहुत जरूरी है। ये डायलॉग जब तक नहीं होगा बख्शी साहब, मैं नहीं समझता हूं कि हमारे यूथ को हम बचा पाएंगे। और पूरा देश इस तरह से अगर आग में झुलसा हुआ है, इसको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, डायलॉग एंड डायलॉग एंड डायलॉग। नहीं, लेकिन डायलॉग किस बात का करें? ऐसा क्या हो रहा है इस देश में जो उनके अंदर इतना जहर भरा है साहब? मैं तो ये जानना चाहता हूं, भारत जैसे मुल्क में आप रह रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम में डायलॉग के लिए अपने नुमाइंदे भेजे ना, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, देखिए छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इनकार विवेक श्रीवास्तव साहब, लेकिन आप कुछ विवेक श्रीवास्तव साहब को मैं कहता हूं, आप अपना व्यू पॉइंट रख लीजिए सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह रहे हैं समुदाय की दिक्कत नहीं है, तो किसकी दिक्कत है ये? हाँ सुन लीजिए आप, पहली चीज यहाँ पे ये डिस्कशन ही गलत दिशा में है कि समुदाय की प्रॉब्लम है, मुसलमानों की प्रॉब्लम है, इस्लाम की प्रॉब्लम है। मुसलमान कोई एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है। केरल का मुसलमान अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, कश्मीर का अलग है, बंगाल का अलग है, सबकी अलग समस्याएं, अलग खान पान है। बेशक रिलीजन एक हो, वही हिंदुओं के साथ है। तो ये प्रॉब्लम कश्मीर की है, कश्मीरी मुसलमानों की है, मुसलमानों की है। पहले तो इसी को मान लीजिए आप। क्या तो ये डिक्लेयर कर दिया गया था मुसलमानों की प्रॉब्लम है, तो क्या ये मुसलमानों की प्रॉब्लम है? ये मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रीजनल प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी रीजनल आपको ढूंढना पड़ेगा। 2019 में जब आपने 370 को हटाया, जब आपने 370 को हटाया था, तो कहा गया था साहब कि 3 से 6 महीने के अंदर अंदर कश्मीर विल बी नॉर्मलाइज्ड, और कहा था आतंकवाद खत्म। आपने नोटबंदी जब लागू करी थी इस मुल्क पे, तो कहा था आई विल ब्रेक द बैकबोन ऑफ टेररिज्म। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर्स को, केंद्र सरकार की फेलियर को एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने पंजाब प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपने नागा अकॉर्ड साइन किया, इसी प्रधानमंत्री ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। तमिल एलम की एक प्रॉब्लम थी, आधा तमिलनाडु आधा श्रीलंका जुड़ करके तमिल एलम बनाने का प्लान था, आसाम में उल्फा था। वी हैव सॉल्व दो प्रॉब्लम्स, क्योंकि डायलॉग हुआ और हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। और अतीकुर रहमान सही कह रहे हैं, सिर्फ डायलॉग, और आपको पता करना पड़ेगा कौन है ये युद्ध और चाहते क्या है और क्यों अलगाववाद है। और इसको सिर्फ ये कह देना कि मुसलमान है, इस्लाम है, ये तो है ही सेपरेटिस्ट, तो ये तो करेगा ही नहीं। विवेक श्रीवास्तव साहब, मैं आपकी बात नहीं समझा। एक बात मुझे आप ये बताइए, आप लोग चाहते क्या हैं? आज जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, आप वहां जाके देखिए ना। मैं नहीं मानता डेवलपमेंट हो रही है, आप नहीं, मैं नहीं मानता डेवलपमेंट हो रही है। केंद्र सरकार केंद्र सरकार के कहने से डेवलपमेंट हो रही है तो हो गई। वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बाकी जगह से अच्छा है, बाकी भारतवर्ष से क्या बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही। कौन कौन से बिजनेसमैन है, किसको कितनी जमीन दी, क्या क्या चीजें करिए ना तहकीकात, तब पता चलेगा क्या डेवलपमेंट हो रही है, किसकी हो रही है। विवेक श्रीवास्तव साहब, 1% है, 10% सेंट्रल पूल से जा रहा है आज। पूरा खजाना खोला हुआ है वहां के लिए। बिहार में भी गया था 10,000 रुपया इलेक्शन से एक दिन पहले, कितने लोगों को गया था? अब ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। मैं जम्मू कश्मीर में बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं बिहार के चुनाव के महिलाओं के खाते में पैसा गया था। कुमार साहब, एक बात, कुमार साहब, आप ये चाहते हैं कि हम इन आतंकवादियों से जाके बात करें कि तुम आतंकवादी क्यों बन रहे हो? हमारे देश की नीतियों ने, हमारे देश की सुविधाओं ने उसे डॉक्टर बनाया,
और अब हम उससे जाके पूछे कि तुम आतंकवादी क्यों बन रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। और भटके हुए युवाओं को मेन स्ट्रीम में हम लाए, असम में हमने नहीं किया। विवेक जी सुनिए एक मिनट। ये कम्युनिस्ट में जो इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात करते हैं, आज इसे रीजनल लोकल इशू बता रहे हैं। मुझे बताइए, फ्रांस में क्या रीजनल लोकल इशू है? इंग्लैंड में जो हो रहा है क्या रीजनल इशू है? इटली वाले क्यों निकाल रहे हैं इनको? जापान में क्या हो रहा है? चीन क्यों मार रही है इनको? नमाज तक नहीं पढ़ने दे रही वहां पे। वो रीजनल इशू है? क्या बात करते हो विवेक जी? ये रीजनल इशू है, ये रीजनल इशू है। और अब तो इसमें अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका इनका इस्तेमाल कर रहा है अमेज़न से मिलवा करके। बांग्लादेश की एंट्री हो चुकी है, टर्की की एंट्री हो चुकी है इसके अंदर भारत के खिलाफ। टर्की, अमेरिका ये सब मिलके कर रहे हैं और तुम कह रहे हो तुम अमेरिका का साथ दे रहे हो इसमें, आपको करना चाहूंगा तुम इसमें टर्की का साथ दे रहे हो इसमें। बस 10 सेकंड में सुन लीजिए आप। आपने एक वक्तव्य में मुझे कहा था हमारे एक डिस्कशन के अंदर, और आप ही ने मुझे समझाया था और वो बात भी सही लगी। आपने कहा थी यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स दे डोंट अंडरस्टैंड द एशियन साइकी। इनको इस्लाम, कुरान और मुसलमानों की कह रहा हूं, तुम भी कह रहे हो इस्लामिक कट्टरता की साइकी है, वो भी नहीं समझ पाते हो। भी कह रहा हूं, और मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर आपने फ्रांस में मुसलमानों को आकर के बसने दिया, वो वहां पे बसे, और फिर वहां बसने के बाद अब सडनली आपको उनका कल्चर समझ नहीं आ रहा, सडनली आप उनको वो फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। मांग रहे हैं, जब रिफ्यूजी बन के गए थे तब शरीयत नहीं मांग रहे थे। उसका अपना रहन-सहन है ना। ये रिफ्यूजी इजिप्ट क्यों नहीं लेता? टर्की क्यों नहीं लेता? मुझे बताइए। रिफ्यूजी पाकिस्तान क्यों नहीं लेता? असली बात विवेक कुमार साहब, असली बात यह है जो सुशील पंडित जी बताएंगे कि अगर ये आपने लॉजिक दिया है कि साहब इनके साथ गलत हुआ है, तो इनसे ज्यादा गलत किसके साथ हुआ? सुशील पंडित साहब। देखिए, मैं अतीकुर रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूं। मैं भी देता हूं। ऐसी बात कहने के लिए जो एक अक्ल चाहिए, जो एक समझ चाहिए, जो एक दयानतदारी चाहिए, जहन चाहिए, मैं कायल हुआ आज। ये वाकई इस्लाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जब तक इस पर पाखंड होगा ना कि नहीं इसके कुछ सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रूट कॉजेज हैं, तब तक आप सिर्फ वोट की रोटियां सेकेंगे, इसका हल नहीं ढूंढेंगे। आप कह रहे हैं कि फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ, तो जैसे जो इजाजत और जो आजादी चीन दे रहा है अपने मुसलमानों को, वैसी आजादी और इजाजत दी जाए। क्या कर रहा है चीन उइघुर में मुसलमानों के साथ? कुछ भी नहीं कर रहा। अमेरिकन प्रोपेगेंडा में आप आ रहे हैं सर। ये जो मौलवी पकड़े गए हैं रेडिकलाइज करते हुए, ये जो मदरसों में निसाब है, पढ़ाया जा रहा है कि काफिर को दावत दो इस्लाम की, अगर ना माने तो कत्ल करो, वाजिबुल कत्ल है। जो बताया जा रहा है कि अगर आप इस दुनिया में आए हो अल्लाह की मर्जी से, तो उसके लिए जिहाद करना वाजिब है। और जिहाद के मायने यही है कि जो काम वो दावत से ना माने उसके लिए हथियार उठाओ। लेकिन हमारे लिए लार्जर चैलेंज क्या है सुशील पंडित साहब? जनरल जीडी बख्शी, जो ये बार बार पॉइंट आ रहा है कि साहब बाहर से बैठे लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां भी जैश का लिंक पाया गया है। कई कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। तुर्की है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान का तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान क्या करता है, वहां बैठी आर्मी और आईएसआई क्या करती है। आपको लगता है जनरल बख्शी, भारत के मुसलमानों का इसमें कोई रोल नहीं है, और ये अच्छी बात है जो आपने कहा। देखिए, एक्सक्यूज मी, मुसलमानों का रोल नहीं है ये भी कहना गलत है। आई एग्री, ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, बट ऑल टेररिस्ट जो भी हम पकड़ रहे हैं तकरीबन 99.999% मुस्लिम्स क्यों हैं, ये भी अब पूछना पड़ेगा। क्यों ये कम्युनिटी सेल्फ करेक्शन नहीं कर रही? क्यों अतीकुर रहमान जैसे नेक लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे कि ये दिस इज नॉट अस, ये हम नहीं हैं? और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, दिस मुल्क इसको नोटिस दिया गया था कि साहब ये सब तमाशा बंद करो, एवरी एक्ट विल बी ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसने बंद करने के बजाय साहब इसको एस्केलेट किया है। 3000 जो है किलो
आपका अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली में पकड़ा गया है। 15,000 किलो बांग्लादेश से भेजा गया है। आप जानते हैं मुर्शिदाबाद और ये जो हमारा शहर है उसके रूट से 15,000 किलो, यानी उनका तो मकसद था कि हजारों भारतीयों की जान ले लें। और जो आपके वो डॉक्टर साहब थे हैदराबाद में, वो राइसिन का जहर बना रहे थे। देखिए, पाकिस्तान एंड अ कोएलिशन ऑफ कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, तुर्की और कतार से फंडिंग आ रही। ये जो है इन्होंने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ये गज़वाए हिंद शुरू कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ टेरर। ठीक है साहब, अब भारत के लिए भी वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के बरखिलाफ हमको भी ऐलान जंग करना होगा और इस मुल्क को वो सबक सिखाना होगा जब तक कि ये ऐसी चीजों से बाज ना आए। पर जनरल बख्शी, ये तो हमें मालूम था ना, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर थामा तब भी हमें मालूम था कि ये पाकिस्तान समझने वाला नहीं है, क्योंकि हम मत दीजिए, ये दोष बाहर है, पाकिस्तान में है। आपकी एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है, आपकी एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है। अरे आपकी बहुत अच्छी है, कम्युनिस्टों की फॉरेन पॉलिसी है कोई? सारी फसाद कहीं ना जाकर के तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी है। सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान है। छोड़िए यार विवेक, कभी तो दिमाग से बात कर दिया करो भाई। नहीं सर, आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान हेड करेगा एंटी टेररिस्ट फ्रंट को। सारे बैंकों ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबने उसको पैसा दिया। सारे देश उसके अलावा बन गए। ट्रंप की सपोर्ट से, अमेरिका की सपोर्ट से, फॉरेन पॉलिसी को उंगली उठाएंगे नहीं। तुम्हारे अमेरिका की सपोर्ट से आज तुम उनका साथ दे रहे हो ना, दिया तो ट्रंप करवा रहा है कि पर्पसेस अमेरिकन। हमने हमेशा कहा था, हमने तो हमेशा कहा था कम्युनिस्टों ने, डाउन विद अमेरिका। यही प्राइम मिनिस्टर बता रहे हो, उसको बनाया ही अमेरिका ने दिए हैं बिटकॉइंस। मैं रहमान साहब को आखिर में लाना चाहता हूं। रहमान साहब, आखिरी कमेंट। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि एक बातचीत, जो करेक्शन की बात जनरल बख्शी ने कही, आप अपने समुदाय की आप लोग क्यों नहीं शुरुआत करते इस बात की कि भाई ये पढ़े लिखे लोग, ये प्रोफेशनल लोग इस दिशा में कहां जा रहे हैं, जब सारी सुविधाएं इनके पास हैं, ये अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। ठीक साहब, मुझे तो आपकी सुरक्षा की देखिए, ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद में बहुत सीरियसली हमने ये सोचना शुरू किया है। और ऐसी बात नहीं है, बल्कि डॉक्टर रफीक जकरिया के जमाने से हमारा मूड पॉइंट यही होता था कि भाई ये जो लोग इस्लाम के नाम पर हमारे युवाओं को कुरान का हवाला दे के, हदीस का हवाला दे के इस तरह से टेररिज्म की तरफ जब लेकर आते हैं, तो इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। और इनके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सुशील साहब बहुत डीपली मैंने स्टडी किया है। और मैं आपसे और कपिल साहब से मैं ताउन चाहूंगा, कंट्रीब्यूशन चाहूंगा कि आप हमारे साथ चलिए, हम इस बात के ऊपर लोगों को इसका एंटीडोट बताएंगे, और वो एंटीडोट भी हमारे पास मौजूद है। और आज समय आ गया है एंटीडोट देने का। रहमान साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुलकर सामने आना होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, ऐसे लोगों के मन में ये भाव आना होगा कि हमारा समुदाय हमसे नफरत करेगा, हम इस दिशा में जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के बयान देना, आतंकवाद को जस्टिफाइड करना, ये कहां तक सही है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।